हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी सेट 2017 के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सॉल्यूशन पार्ट 4 है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर दिया हुआ है, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 एंड एच बी इट्स सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। एच क्या है? सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है, और जेड जी डिनोट्स द सेंटर ऑफ जी। ये इतनी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें दिया हुआ है। तो एक रिज़ल्ट होता है कि कोई भी अगर ग्रुप है उसका ऑर्डर, अगर मान लीजिए पी कोई भी ग्रुप है और इसका ऑर्डर पी एक प्राइम का स्क्वायर है, तो वो हमेशा क्या हो जाता है? अबेलियन ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पर जो ग्रुप दिया है, सब ग्रुप दिया है एच, उसका ऑर्डर कितना है? 4 है, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, जो कि 2 प्राइम है। इसलिए जो एच होगा सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 वो अबेलियन हो जाएगा, और इसकी वजह से जो हमारा ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा। बाकी कंक्लूज़न क्या होंगे वो हम निकालने के लिए और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जी जो एच है वो अबेलियन ग्रुप होगा, इसको हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल टोपोलॉजीज ऑन अ 3 एलिमेंट सेट ए बी सी इज़। तो 3 एलिमेंट वाले सेट में जो नंबर ऑफ टोपोलॉजी है वो 29 डिफाइन कर सकते हैं, जो एक दूसरे से अलग होंगी। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है द कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन इनफाइनाइट सेट इज़। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी अगर इनफाइनाइट सेट में लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ पर कुछ लिस्ट करता हूँ। वो स्पेस T0 होगा, सेकेंड वो स्पेस T1 स्पेस भी होगा, थर्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन इनफाइनाइट सेट कनेक्टेड भी होगा, और फोर्थ वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन इनफाइनाइट सेट कंपैक्ट भी होता है। तो एटलीस्ट ये 4 प्रॉपर्टी कोफाइनाइट टोपोलॉजी की होती हैं, लेकिन ये T2 स्पेस नहीं होता है, नॉट T2 स्पेस। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 4 प्रॉपर्टी कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन इनफाइनाइट सेट होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट यानी ए भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर T0 और कंपैक्ट दिया है बट नॉट T2, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। और बी T1 प्लस कनेक्टेड बट नॉट T2, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ये T2 नहीं होती इसलिए T3 नहीं हो सकती है, और इसकी वजह से T4 भी नहीं हो सकता है, और ऑप्शन नंबर सी और डी इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। ए और बी बोथ आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आर रियल लाइन है और R क्रॉस R बी द प्लेन एज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। यहाँ पर टोपोलॉजिकल स्पेस मेंशन नहीं किया कौन सी टोपोलॉजी, तो जनरल स्टैंडर्ड टोपोलॉजी हम लेते हैं। कंसीडर द मैप f फ्रॉम R क्रॉस R टू R डिफाइंड बाई f ऑफ x y इक्वल टू x0। पहले तो यहाँ पर हम देख लें कि ये मैप डिफाइन ही नहीं है। यहाँ पर f(x, y) इक्वल टू x, 0 देने का सेंस ये है कि जो f(x, y) है, f(x, y) इक्वल टू x है, क्योंकि ये मैप कहाँ से है? R क्रॉस R से R में है, और यहाँ पर टपल लिख रहा है, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट लिख रहा है, जो R का एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो जस्ट यहाँ पर फर्स्ट प्रोजेक्शन है ये मैप, f(x, y) इक्वल टू x है, 0 को आप इग्नोर करिए तभी वो R का एलिमेंट हो सकता है, और ये प्रॉपर एक क्वेश्चन बन सकता है। अदरवाइज फंक्शन ही नहीं डिफाइन है तो आगे हम प्रोसीड कर ही नहीं पाएंगे। ओके, तो ये प्रोजेक्शन मैप है। तो प्रोजेक्शन मैप की प्रॉपर्टी रहती है कि अगर प्रोजेक्शन मैप है, चाहे वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो चाहे सेकंड कोऑर्डिनेट में, वो हमेशा ओपन होगा और प्लस कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये कभी क्लोज्ड नहीं हो सकता है, नॉट अ क्लोज्ड मैप इन जनरल। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड यानी बी करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअस एंड ओपन। ये जो भी प्रोजेक्शन मैप होती है वो ज़रूरी नहीं है कि क्लोज्ड मैप हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये सेट लें यहाँ पर
ये इनफाइनाइट कर्व है, ये सर टच नहीं कर रहा है। ये एक्स वाई इक्वल टू 1 का कर्व है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये जो कर्व बनेगा ये एज अ सेट ये क्लोज्ड है, लेकिन जब इसकी हम एफ इमेज लेंगे, एफ ऑफ ए लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये जस्ट मिल जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। और ये सेट क्लोज नहीं है, इनफैक्ट ये ओपन है। तो इमेज ऑफ क्लोज सेट ओपन सेट हो रहा है, तो ये मैप क्लोज्ड नहीं हो सकता है। इसकी वजह से जो प्रोजेक्शन मैप है वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्लोज्ड मैप रहे, लेकिन वो ओपन रहेगा और कंटिन्यूअस रहेगा। बाय डेफिनेशन ही वो ओपन और कंटिन्यूअस हो जाता है। सिंपल है देखना, ओपननेस देखना सिंपल है। कोई भी आप G1 क्रॉस G2 ओपन सेट लेंगे R क्रॉस R का, और उसमें जैसे ही आप F ऑपरेट करेंगे तो चूँकि जो ये प्रोजेक्शन है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो हमें G1 मिल जाएगा, और G1 क्या है, ओपन सेट है, तो इसकी वजह से ये ओपन मैप हो जाएगा। अब अगर हमें इसे कंटिन्यूअस देखना है तो G कोई भी अगर हम ओपन सेट लें कहाँ पर, R में, और इसका इन्वर्स इमेज लें F इन्वर्स G, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा G क्रॉस R, और G ओपन सेट है, R भी ओपन सेट है, तो G क्रॉस R, R क्रॉस R में ओपन सेट हो जाएगा। तो इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन हो रहा है, इसलिए F कंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आसान है। इस प्रॉब्लम में हमें दिया है डिफरेंशियल फंक्शन दिया हुआ है जो इस कंडीशन को इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पर दिया हुआ है x जो है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव है। तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें सिचुएशन दी हुई है, एक रिलेशन दिया हुआ है, उसी से हमें मिलेगा। यहाँ पर हम लेबनीज़ रूल लगाएंगे। हम अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग लेबनीज़ रूल। तो हमें क्या मिलेगा, जब फर्स्ट टाइम हमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना रहेगा, जब अंडर इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू x डेल बाई डेल x ऑफ x माइनस टी प्लस 1 g ऑफ t dt, और प्लस जब हम अपर लिमिट रखेंगे t की जगह पर, तो ये हो जाएगा 1 इंटू जी ऑफ एक्स, और लोअर लिमिट 0 रखेंगे, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव यहाँ पर है 1 हो जाएगा, और माइनस जब लोअर लिमिट को रखेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव यूज़ करेंगे तो 0 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 4x क्यूब प्लस 2x हो जाएगा। ओके, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें इसे तो सिर्फ हमें मिलेगा इंटीग्रल 0 टू x g ऑफ t dt, और प्लस gx इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x मिल जाएगा। अगेन हम लेबनीज़ रूल का यूज़ करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा g ऑफ x प्लस g डैश x इज इक्वल 12x स्क्वायर प्लस 2। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ अगर 10 ऐड कर दें, g डैश x प्लस जी एक्स प्लस 10 इज इक्वल 12x स्क्वायर प्लस 12, और 12 अगर हम कॉमन ले लें तो 12 टाइम 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इम्प्लाई करेगा क्या कि जो 12 अपॉन जी डैश एक्स प्लस जी एक्स प्लस 10 है वो एक्चुअली है इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करें 0 से 1 के बीच में डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो दोनों फंक्शन इक्वल हैं, तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये इंटीग्रेट करने पे tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x, और अपर लिमिट है
1 और लोअर लिमिट है 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/4 माइनस 0, यानी कि π/4। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ़ y इक्वल टू e⁻⁻x सोल्यूशन है इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। ऑब्वियसली अगर y इक्वल टू e⁻⁻x इसका सोल्यूशन है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो d2y ओवर dx2, जब y इक्वल टू e⁻⁻x है तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा e⁻⁻x ही आएगा, और प्लस p, और डिफ्रेंशिएट करेंगे e⁻⁻x को तो माइनस e⁻⁻x हो जाएगा, और प्लस q टाइम्स e⁻⁻x इक्वल टू 0 हो जाएगा। e⁻⁻x हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस p प्लस q इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर e⁻⁻x ये ऑलवेज नॉन ज़ीरो है, इसलिए ये इम्प्लाई करेगा 1 माइनस p प्लस q इक्वल टू 0, या यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस q इक्वल टू p, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नोट करिए कि e⁻⁻x ये कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए जो सेकेंड फैक्टर है उसको आइडेंटिकली 0 होना पड़ेगा। तो हमें एक रिलेशन आ जाएगा कि 1 प्लस q इक्वल टू p होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखें, यहाँ पर एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और दिया हुआ है कि y इक्वल टू x इसका सोल्यूशन है, तो हमें सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इसका क्या होगा वो ढूंढना है। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में दिया हुआ है तो उसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये रिड्यूसिबल है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर हम वेरिएबल चेंज कर दें, वेरिएबल हम क्या कर दें कि जो x है x इक्वल टू e⁻z चेंज कर दें और z इक्वल टू log x, तो जो हमारा dy/dx है वो कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा dy/dz इंटू dz/dx हो जाएगा, और ये इम्प्लाई करेगा dy/dz इंटू dz/dx कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और ये इम्प्लाई करेगा कि x dy/dx ये हो जाएगा dy/dz के। ऐसे ही सिमिलरली हम निकाल सकते हैं कि जो x² dy/d2y और dx2 है वो एक्चुअली इक्वल हो जाएगा d2y और dz2 माइनस dy/dz के। तो ये सब्स्टिट्यूट करें अगर z के रिस्पेक्ट में यहाँ पर, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन नया मिल जाएगा, हो जाएगा इसको अगर हम लिखें d² माइनस d और y लिख दें और ये dy है, तो हमारा हो जाएगा ये, जहाँ पर d का मीनिंग है, d मीन्स dy/dz डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू z, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया था वो z के फॉर्म में चेंज हो जाएगा d² माइनस d और प्लस xy डैश की वैल्यू आई है d और माइनस 1 और y इक्वल टू 0। यहाँ पर y हमने कॉमन सब इसलिए लिया है, तो यहाँ पर d और माइनस d प्लस माइनस d कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ मिलेगा d² माइनस 1 टाइम्स y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगा m² माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि m इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा c1 e⁻⁻z प्लस c2 e⁻+z, या अगर z को हम रिप्लेस करें x से ओरिजिनल वेरिएबल से, तो इसका जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा y इक्वल टू c1 e⁻−z हो जाएगा 1/x और c2 e⁻z की वैल्यू x हो जाएगी। तो ऑलरेडी ये सोल्यूशन दिया हुआ था कि x सोल्यूशन है, तो दूसरा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है वो 1/x हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, तो यहाँ पर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है
हमें कंडीशन ढूंढनी है कि जब ये हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर देखना है एच स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू निकालेंगे, जहाँ पर जो ये R की वैल्यू है और ये S की वैल्यू है और ये T की वैल्यू है। जो del 2 u dx2 का कोफिशिएंट है वो R कहलाता है, जो मिक्स डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है del 2 u del x del y का वो S कहलाता है, और जो del 2 u del y2 का कोफिशिएंट है वो T कहलाता है। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें तो एस स्क्वायर की वैल्यू है, S की वैल्यू है 2xy, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, R की वैल्यू है y और T की वैल्यू है x, तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम 4xy कॉमन ले सकते हैं तो मिल जाएगा xy माइनस 1, और इसे हमें हाइपरबोलिक बनाना है। तो हाइपरबोलिक बनाने के लिए एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव होने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स कि ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, और या तो दोनों प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर एक्स वाई माइनस 1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और एक्स वाई ऑलरेडी हम एज्यूम कर रहे हैं ग्रेटर देन 1, यानी कि ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बाकी तीनों ऑप्शन को आप देख सकते हैं कि ये करेक्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन नंबर जैसे सेकेंड को आप चूज़ करें तो एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1, एक्स वाई अगर 1 के इक्वल नहीं है तब भी हम एक फैक्टर को नेगेटिव ले सकते हैं, एक को पॉजिटिव ले सकते हैं। तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव रहे ये गारंटी नहीं मिलेगी। ऐसे ही एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 के केस में भी अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तब भी हम एक ऐसा ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि एक फैक्टर पॉजिटिव हो जाए, दूसरा नेगेटिव हो जाए, तब भी ये इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा। और एक्स वाई अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो तब भी ये कंक्लूड नहीं करेगा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स वाई इक्वल टू हाफ ले लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू माइनस 1/2, और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये ऐसे ही आप सारे ऑप्शन को इन जनरल डिस्कार्ड कर सकते हैं एक एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट चॉइस होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, और इससे पूछ रहा है कि ये लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा, और होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जब राइट हैंड साइड में आपका ये 0 दिया हुआ हो, तो यहाँ पर साइन एक्स दिया है, इसकी वजह से ये नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। और लीनियर कब होता है? जब जो डेरिवेटिव है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सभी के सभी की पावर 1 हो, और जो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व ना हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि d2y और dx2 ये तो पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर साइन x प्लस वाई दिया हुआ है। यहाँ पर हम सिर्फ अगर y दिया रहता तो ये लीनियर हो जाता, लेकिन यहाँ पर फंक्शन के साथ में y है, इसकी वजह से ये नॉन लीनियर हो जाएगा। तो नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करें। यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है ऑफ द फैमिली ऑफ सरफेसेस। हमें निकालना है कि ये फैमिली ऑफ सरफेसेस दिया हुआ है और इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। एक्चुअली ये जो ए एक्स वाई दिया है वो ए एक्स वाई नहीं दिया है, ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। मीन्स यहाँ पर जो जेड दिया है जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई और प्लस ए टाइम्स एक्स वाई नहीं है, ए फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई है। अब यहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो डेल जेड ओवर डेल एक्स यानी कि p हो जाएगा, p इक्वल टू 1 और प्लस ए डैश
एक्स वाई, और एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें y मिलेगा। और ऐसे ही जब हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये q हो जाएगा, q इक्वल टू 1 प्लस a डैश ऑफ एक्स वाई, और एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y तो हमें x मिलेगा। अब इस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन देखें तो फर्स्ट इम्प्लाई करेगा यहाँ से कि p माइनस 1 अपॉन y इक्वल टू a डैश ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, और सेकेंड इम्प्लाई करेगा कि q माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू a डैश ऑफ एक्स वाई हो जाए, ये सेकेंड इक्वेशन इम्प्लाई करेगा। तो यहाँ से ये राइट हैंड साइड में दोनों इक्वल हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा p माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू q माइनस 1 अपॉन x, और यहीं से हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मिल जाएगा px माइनस क्यू वाई इक्वल टू x माइनस वाई। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी लेबनीज रूल से आएगा, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे लेबनीज रूल का यूज़ करके तो ये हो जाएगा, पहले हमें 0 टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, a टू द पावर x माइनस t y टाइम्स t dt, और प्लस आएगा जहाँ पर t है उसको हम x से अपर लिमिट से रिप्लेस कर देंगे तो e टू द पावर x माइनस x यानी 1 हो जाएगा, और yx आएगा, और फिर हम अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और फिर जहाँ पर माइनस जहाँ पर t है उसको लोअर लिमिट से सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 है लोअर लिमिट, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 दे देगा, और राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा डिफरेंशिएट करने पे 2x, और 2 कैंसिल हो जाएगा तो x मिल जाएगा। अब इसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मिल जाएगा 0 टू x, और पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो जस्ट सेम फंक्शन आ जाएगा e टू द पावर x माइनस t, क्योंकि e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम फंक्शन आएगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, dt हो जाएगा, और प्लस y ऑफ x इक्वल टू x हो जाएगा, और ये फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ था कि इसके बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस वाई ऑफ x इक्वल टू x हो जाएगा, और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं कि y ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये हमने लेबनीज रूल डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो फार्मूला है कई बार यूज़ हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर जो फंक्शन है f दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है x और t पर, यहाँ पर जो लिमिट है वो भी x पर डिपेंड कर रही है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी, और इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है, तो पार्सली पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर क्या करेंगे जहाँ पर t था उसको हम रिप्लेस कर देंगे अपर लिमिट से vx से, और अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में v डैश x हो जाएगा, माइनस फंक्शन को जहाँ पर t है वहाँ पर लोअर लिमिट से रिप्लेस कर देंगे और लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये लेबनीज रूल है, फार्मूला है जो हमें हेल्प करता है अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो करने के लिए हमें इस फार्मूले की ज़रूरत रहती है। तो इसी फार्मूले का यूज़ करके हम ये प्रॉब्लम करेंगे 43। तो देखते हैं, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो उससे पहले हम यहाँ पर अगर देखें, अगर x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करें, तो अगर हम x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो y ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन की लिमिट फर्स्ट इंटीग्रेशन में 0 to 0 हो जाएगी, इसलिए वो टर्म 0 हो जाएगा। और सेकेंड इंटीग्रल में ये x जो प्रोडक्ट के में दिया हुआ है तो वहाँ पर 0 रखेंगे, तो सेकेंड इंटीग्रल की वैल्यू कुछ भी हो वो 0 कर देगा और 0 माइनस 0 यानी कि 0 हो जाएगा। अब अगेन y ऑफ 1 की वैल्यू अगर हम देखें, x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये जो सेकेंड दिया हुआ है ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और x की जगह भी 1 हो जाएगा। तो दोनों इंटीग्रल आइडेंटिकल हो जाएंगे और दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो y ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 है और y ऑफ 1 की भी वैल्यू 0 है। तो अब कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है और ऑप्शन नंबर जो डी है वो इन जनरल इनकरेक्ट होंगे। ऑप्शन ए और सी में ही कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें यूजिंग लेबनीज़ रूल, तो हमें मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से y डैश x और राइट हैंड साइड से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा, पहले पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना रहेगा। पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 इंटू वाई टी हो जाएगा dt और माइनस 0 to 1 x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 to 1 1 माइनस t टाइम्स वाई टी ऑफ dt हो जाएगा। अगेन हम इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये डबल डैश हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव और इसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके साथ एक और टर्म आएगा जब हम t को रिप्लेस कर देंगे अपर लिमिट से, तो जब t को रिप्लेस कर देंगे अपर लिमिट से तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, इसलिए हमने वो टर्म यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। और अगेन जब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे और लोअर लिमिट 0 है यहाँ पर, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, तो सेकेंड टर्म भी 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें इतना ही मिलेगा, इसलिए हमने बाकी टर्म्स यहाँ पर नहीं मेंशन किए हैं। तो सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पार्शियली यहाँ पर फंक्शन x यहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं है, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। और प्लस t की जगह पर हमें क्या करना है, x सब्स्टिट्यूट करना है और अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। अगेन लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लोअर लिमिट y ऑफ 0 की वैल्यू ऑलरेडी हमने देखा है कि 0 है, तो वो टर्म 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर भी कहीं पर भी फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है x का, इसलिए ये टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, y डबल डैश इज़ इक्वल टू वाई एक्स या y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑप्शन नंबर ए से दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से रिलेटेड है। यहाँ पर दिया है वेरिएशनल प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल। हमें ढूंढना है क्या हो सकता है, एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं, हमें सब सारी चीज़ें देखना है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें आयलर इक्वेशन बहुत हेल्प करता है। आयलर इक्वेशन यहाँ पर जो f है वो हो जाएगा, f है y टाइम्स 3x माइनस वाई है, और जो आयलर इक्वेशन होता है वो होता है डेल f ओवर डेल y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल f ओवर डेल y डैश इज इक्वल टू 0। तो चूँकि फंक्शनल f में फंक्शन जो है वहाँ पर y डैश इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल f और डेल y डैश जब निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और हमें क्या मिलेगा, जब हम f को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा 3x माइनस 2y। तो जो आयलर इक्वेशन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 0 में, यानी कि y इक्वल टू 3/2 टाइम्स x। तो अब देखें ये इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो यहाँ पर दिया है y ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, तो जब हम x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू 1 पर हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 3/2 मिलेगा। और जबकि यहाँ से दिया क्या था इनिशियल कंडीशन, y1 इक्वल टू 1 दिया हुआ था। तो इसका मतलब जो हमें सोल्यूशन मिल रहा है वो इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसकी वजह से ये जो
एक्सट्रीमल प्रॉब्लम है, ये वेरिएशनल जो प्रॉब्लम है इसका कोई भी सोल्यूशन एक्सट्रीमल एग्जिस्ट नहीं करेगा और हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये न्यूटन-रैप्सन इटरेशन फार्मूला से रिलेटेड है। कह रहा है कि ये जो इटरेशन फार्मूला है वो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा। तो ये एक्चुअली स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मेमोराइज़ रहता है तो आप डायरेक्ट जानते होंगे, तो अपनी कह सकते हैं कि ये जो इटरेशन फार्मूला है ये जो कन्वर्स करेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ ए को कन्वर्स करेगा, यानी कि ए का स्क्वायर रूट निकालने का फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको नहीं याद है तो जो न्यूटन-रैप्सन इटरेशन फार्मूला है उसको हम इस फार्मूले से देते हैं xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस fx अपॉन f डैश fxn अपॉन f डैश xn, ये जनरल फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें निकालना है x इक्वल टू अंडर रूट x, ये हमारा इक्वेशन है, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू a, यानी कि x स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 0, और यही हमारा f हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा 2x के बराबर। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो xn+1 इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn की वैल्यू हो जाएगी xn स्क्वायर माइनस a, और f डैश xn की वैल्यू हो जाएगी 2xn हो जाएगी। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करिए मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2xn हमारा कॉमन हो जाएगा, और 2xn स्क्वायर माइनस xn स्क्वायर और प्लस a हो जाएगा, और a क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा xn स्क्वायर प्लस a अपॉन 2xn। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज xn+1 इज इक्वल 1/2 टाइम्स xn प्लस a अपॉन xn। तो ये कौन सा फार्मूला आ गया, वही फार्मूला आ गया जो हमें दिया हुआ था, और ये किसके करस्पॉन्डिंग था, ये स्क्वायर रूट ऑफ a के करस्पॉन्डिंग था। तो ये जो न्यूटन-रैप्सन इटरेशन फार्मूला है ये जब कन्वर्स करेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ a को कन्वर्स करेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो पार्ट ए में यही प्रॉब्लम थे जो प्योर मैथमेटिक्स के थे, और कुछ क्वेश्चंस हैं वो स्टैटिस्टिक्स से बिलोंग करते हैं या एलपीपी से बिलोंग करते हैं, तो आप एक बार उसको देख लीजिए, उसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 46, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, और इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से रिलेटेड है, आप इसे भी देख लीजिए, इसका भी ऑप्शन डी दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 48, ये एलपीपी से रिलेटेड है, और ये थोड़ा सा आसान है इसलिए मैं डिस्कस करना चाहूँगा इसे। यहाँ पर जो दिया हुआ है एक एलपीपी प्रॉब्लम दी हुई है, और कह रहा है कि जो टी है वो कोई भी रियल नंबर है, ऐसा रियल नंबर है कि जिसके लिए ये जो एलपीपी दी है मैक्सिमम z इक्वल टू 3x + 4y सब्जेक्ट टू कंडीशन जो कंस्टेंट है ये दिए हुए हैं, और x + 3y लेस दैन इक्वल टू t दिया हुआ है। तो ये t की वैल्यू क्या होगी ये हमें ढूंढना है, जबकि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है z की वो 400 हो जाए, और t इक्वल टू व्हाट, t की जो वैल्यू है उसको हमें फाइंड आउट करना है, जिसके लिए जो z की मैक्सिमम वैल्यू है वो 400 हो जाए। तो अगर हम देखें यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें तो जो सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है, सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है x + y, सॉरी फर्स्ट कंडीशन जो दिया है x + y लेस दैन इक्वल टू 100 दिया है, और यहाँ पर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन भी दिया है कि x और y दोनों नॉन नेगेटिव है। तो यहाँ से जो x की मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 हो सकती है, और y की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 100 हो सकती है।
क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा और एक्स वाई नेगेटिव हो नहीं सकते हैं। तो अगर एक्स 100 हो जाएगा तो फिर वाई को 0 होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 हो जाएगी और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है जेड की वो कितनी होगी, ऑब्वियसली 300 होगी और हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, 400 मिल रही है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें जेड की मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही है। इसलिए अगर हम देखें, ऑब्ज़र्व करें तो ये 400 आ रहा है और वो किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, जब y इक्वल टू 100 हो जाएगा और y इक्वल टू 100 हो जाएगा तो उस केस में x को आपको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन को फर्स्ट कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करना है। तो ये जो मैक्सिमाइज हो रहा है, जो सोल्यूशन हो रहा है वो कब हो रहा है, जब x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 100 है। तो x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 100 है, तो इसको सेकेंड जो कंस्टेंट दिया हुआ है उसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यानी कि 0 + 3 × 100 < t होना चाहिए। तो t को क्या होना चाहिए, t को एटलीस्ट 300 तो होना ही चाहिए, अदरवाइज़ ये कंस्टेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 300 < t है। तो यहाँ पर t कम से कम 300 तो होना ही चाहिए, अदरवाइज़ ये जो सेकेंड कांस्टेंट है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा और हमें इसका सलूशन नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो हमारा सलूशन है जिससे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर ना तो 200 के लिए सेकेंड कांस्टेंट सेटिस्फाई करेगा, ना 100 के लिए सेटिस्फाई करेगा और ना ही t की वैल्यू जब 50 होगी तब भी सेकेंड कांस्टेंट सेटिस्फाई करेगा। जब t की वैल्यू 300 हो जाएगी तब सेकेंड कांस्टेंट सेटिस्फाई करेगा इस पर्टिकुलर जिसके लिए हमें मैक्सिमम सोल्यूशन मिल रहा है। इसलिए t की वैल्यू 300 हो जाएगी और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स से, तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स से हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे प्रॉब्लम को स्किप कर सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप चाहें तो एलपीपी के भी प्रॉब्लम स्किप कर सकते हैं, अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो ही एलपीपी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली एलपीपी की प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम लेते हैं, इसलिए उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में तो स्किप करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ज़रूर सॉल्व करिए। एक और प्रॉब्लम एलपीपी का दिया हुआ है, तो यहाँ पर फिजिबल और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से रिलेटेड है। यहाँ पर जो एलपीपी दी हुई है उसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है सी हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सी में है ऑप्शन दिया है कि 1014 ये एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन 2004 ये एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। ये पार्ट ए के प्रॉब्लम थे, इनमें से मैक्सिमम हमने कर दिया है। पार्ट बी की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।